कैसे दहेज बना मासूम लड़कियों की जान का दुश्मन। क्या हुआ बागपत की एक महिला के साथ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा दिया। कैसे कार बनी घर उजाड़ने की वजह। कैसे जुल्म की दास्तान उसके शरीर ने बयां की। क्या लिखा था महिला के शरीर पर जिसे पढ़कर हर किसी का कलेजा कांप उठा। महिला ने क्या कहा 3.5 मिनट की अपनी वीडियो में ससुरालियों को लेकर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले आप ये सुनिए। जब से मेरी शादी हुई है तब से वे लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। इस कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गई। वीडियो में दिख रही इस महिला का नाम है मनीषा, जिसकी आवाज में छुपा हुआ है डर और घबराहट, और चेहरे पर दुख के बादल साफ जाहिर कर रहे हैं कि मनीषा ना तो अपने वैवाहिक जीवन से खुश है और ना ही अपने पति और ससुरालियों से। इसलिए मनीषा ने अपने दर्द को बयान करते हुए 3.5 मिनट का वीडियो बनाया, जो आगे चलकर उसके ससुरालियों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना। ये दर्द भरी कहानी बागपत की रहने वाली मनीषा की है, जो बागपत के रठोड़ा गांव से ताल्लुक रखती थी। भले ही मनीषा का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन घर में सुकून और आपसी प्यार बहुत था, और इस लाड प्यार में पलकर बड़ी हुई थी मनीषा। मनीषा के पिता तेजबीर ने जब बेटी को बड़े होते हुए देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द मनीषा के हाथ पीले करने का फैसला किया, और माँ बाप दोनों ने मनीषा के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। और इस बीच इन्हें नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी इलाके के सिद्दीपुर गांव के रहने वाले कुंदन नाम के एक लड़के के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके लिए लड़की की तलाश की जा रही थी, और ये तलाश खत्म हुई मनीषा पर। दोनों परिवार को मनीषा और कुंदन पसंद आए और इनका रिश्ता तय कर दिया गया। और फिर नवंबर 2023 में मनीषा कुंदन की धूमधाम से शादी हुई। अपनी बेटी की शादी में तेजवीर ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिससे ससुराली नाराज हो। बुलेट से लेकर फर्नीचर, फ्रिज, अलमारी, हर जरूरत का सामान मनीषा को दिया गया था। और इस तरह मनीषा की शादी का टोटल खर्च करीब 20 लाख रुपए आया था, और ये सभी पैसे तेजवीर ने उधार लिए थे, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए चुका पाना कितना मुश्किल है, ये वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिनके घर में कभी ऐसी सिचुएशन रही हो। लेकिन परिवार बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल झेलने को तैयार था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आगे जो मनीषा के साथ होने वाला है वो बहुत भयानक होगा। खैर, शादी के बाद मनीषा हजारों सपने सजाए ससुराल चली जाती है। ससुराल में करीब 5 लोग थे, जिनमें सास राजेश देवी, ससुर किशन कुमार, देवर दीपक और विशाल, और पति कुंदन। 5 लोगों के इस परिवार को मनीषा ने अपने परिवार की तरह समझा और पूरे घर की जिम्मेदारी जल्द ही अपने कंधों पर ले ली। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर ससुरालियों ने मनीषा से डिमांड करनी शुरू कर दी। कुंदन समेत सभी घरवाले ये मांग कर रहे थे कि मनीषा अपने घर से थार गाड़ी लेकर आए, जिसकी कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए के बीच होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंदन ने कार के साथ साथ 15 से 20 लाख रुपए कैश लाने को भी कहा। कुंदन ने साफ शब्दों में मनीषा को धमकी दी कि अगर वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेगी और अपने घर से थार गाड़ी और कैश लेकर नहीं आएगी तो उसे ससुराल में नहीं रखा जाएगा। शादी के कुछ टाइम बाद पति और ससुरालियों का लालची और हैवानों वाला रूप देखकर मनीषा काफी सहम गई थी। मनीषा ने अपने ससुरालियों को अपने परिवार की गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि उसका परिवार इतना अमीर नहीं है कि वापस से 30-35 लाख रुपए का इंतजाम कर सके, बल्कि मेरे पिता ने तो मेरी शादी 20 लाख रुपए का कर्ज लेकर की थी, और अभी तक वो भी कर्ज नहीं चुका है। मनीषा ने ससुरालियों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर लालच के पुजारियों ने ना तो मनीषा की मजबूरी समझी और ना ही उसकी कोई बात सुनी, बल्कि लगातार उस पर कार और कैश का दबाव बनाते रहे। जब मनीषा अपने घर से कुछ नहीं लाई तो फिर ससुरालियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो ये लोग मनीषा को सिर्फ ताने मारते थे, फिर खरी खोटी बातें सुनाकर उसे जलील करने लग गए और मेंटल टॉर्चर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन वक्त के साथ इनका ये जुल्मों सितम और भी बढ़ता चला गया। अब ससुरालियों ने मनीषा को मेंटल टॉर्चर करने के साथ साथ फिजिकली टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया। कुंदन तो मनीषा को बहुत मारता था, उसे पूरा पूरा दिन कमरे में बंद करके रखा जाता था। इस बीच ना तो उसे खाने को खाना दिया जाता था और ना ही पीने को पानी।
इसी तरह मनीषा इन लोगों का जुल्म सहती रहती है, लेकिन जब इसने अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में किसी तरह अपने परिवार को बताया तो माता पिता भी हैरान रह गए और शादी के महज 5 महीने बाद 2024 में तेजबीर बेटी को अपने घर ले आए, इस उम्मीद में कि ससुराल को सबक मिलेगा और आगे से वो मनीषा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इनकी गलतफहमी थी, क्योंकि कुछ समय बाद ही ससुरालियों ने मनीषा और उसके परिवार पर तलाक देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि तेजबीर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी खत्म हो। उनकी तमन्ना थी कि मनीषा का घर फिर से आबाद हो जाए, वो कुंदन के साथ हंसी खुशी रहने लगे। इसलिए उन्होंने पंचायत के सामने कुंदन और उसके परिवार वालों से बात की, लेकिन कुंदन तो मानो जैसे ठान चुका था कि वो मनीषा को अब अपने साथ नहीं रखेगा। इसलिए उसने मनीषा से तलाक लेकर अलग होने की जिद की और साथ ही पंचायत के दौरान मनीषा और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। लेकिन मनीषा ने भी पंचायत के सामने बिना डरे कह दिया कि वो तभी कुंदन को तलाक देगी जब ये लोग उसके दहेज का सारा सामान उसे वापस लौटा देंगे। बिरादरी की इस पंचायत में बैठा कुंदन और उसका परिवार ये सुनकर भड़क उठा। इसी बात पर गुस्सा होकर कुंदन ने कहा कि या तो तलाक दे दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मनीषा अपनी बात पर अटल रही और दहेज वापसी की मांग करने लगी। भले ही मनीषा पंचायत से लेकर अपने परिवार के सामने निडर और बेबाक बनकर ससुरालियों से मुकाबला कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर शादी टूटने का डर उसे खाए जा रहा था। शादी को 1 साल भी नहीं बीता और उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। जिस ससुराल के लिए मनीषा ने ढेरों सपने सजाए थे, उसे अपना नया घर मानकर गृह प्रवेश किया था, वही घर अब उसके लिए नर्क बन चुका था। वही पति कुंदन किसी जल्लाद से कम नहीं था, जिसने न सिर्फ मनीषा को घर में रहते हुए खूब तड़पाया, खूब मारा, बल्कि अपने बच्चे को भी खत्म करने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, मनीषा ने वीडियो बनाते वक्त अपने बच्चे का भी जिक्र किया था और बताया था कि वो एक बार दादरी इलाके में बने संतोष हॉस्पिटल में गई थी, जहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और एक गुड न्यूज देते हुए बताया कि कुंदन और मनीषा दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। कहने को तो ये पल हर कपल के लिए बेहद खास होता है, लेकिन कुंदन पिता बनने की न्यूज सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। डॉक्टर ने मनीषा और बच्चे की सेहत के लिए जो दवाइयां लिखी थी, वो भी उसने मनीषा को ला कर नहीं दी, बल्कि कुछ अलग दवाइयां मनीषा को खिलाई। हालांकि मनीषा जो पढ़ी लिखी थी, उसने जब दवाइयों के रैपर पढ़े तो वो समझ गई कि ये वो दवाइयां नहीं है जो डॉक्टर ने उसे लिख कर दी थी, बल्कि ये तो उससे कुछ अलग ही थी। अब क्योंकि कुंदन खुद ये दवाइयां लेकर आया था, जिस पर मनीषा को पूरा भरोसा था, इसलिए उसने ये दवाइयां खा ली, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके बच्चे का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका बाप ही है। वीडियो में मनीषा ने कुंदन पर शक जताते हुए कहा कि वो दवाई बच्चा गिराने की ही थी जो कुंदन ने उसे खिलाई थी, लेकिन क्यों? दादरी में मैं अपने पति के साथ संतोष हॉस्पिटल में गई। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए और 2 दिन बाद मुझे दवाई दी गई कुंदन जी द्वारा। दवाई का नाम मी50 किट था। मैंने सोचा कि ये दवाई विटामिन की होगी, पर वे दवाई विटामिन की नहीं थी। मी50 किट में 5 गोलियां होती है। मुझे पहले 1 गोली दी गई, बाद में 2 गोली और तीसरी बार 2 गोली और दी गई और उन दवाई से आखिर क्यों कुंदन ने अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से रोका? इस सवाल का जवाब अब तक पुलिस नहीं जान पाई है, लेकिन जानने की कोशिश में लगी हुई है। इसके बाद तारीख आती है 13 जुलाई 2025 की, जब दादरी में रहने वाला कुंदन अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर मनीषा के घर पहुंचता है और इस बार वो अपने साथ तलाक के कागज भी लेकर आया था। ये मनीषा और उसके घर वालों को धमकाते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ से इन पेपर पर साइन करवाने के बाद ही जाऊंगा। कुंदन का परिवार भी मनीषा पर दबाव बनाता है, पर अब भी मनीषा की वही जिद होती है कि पहले उसे अपना पूरा दहेज वापस चाहिए, इसके बाद ही वो इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी। साथ ही अब मनीषा कुंदन के परिवार के सामने ये भी शर्त रखती है कि मेरे पिता ने शादी में जितना भी खर्चा किया है, मुझे उस सब के पैसे चाहिए, और तो और शादी में जो बुलेट बाइक, कैश और ज्वेलरी ससुरालियों को गिफ्ट के तौर पे दी गई थी, वो सब भी वापस चाहिए, क्योंकि एक बेटी ही समझ सकती थी कि उसके परिवार ने उसकी शादी के लिए कितनी मुसीबत उठाई है और अब उन मुश्किलों का सिला उन्हें बेटी की शादी टूटने के तौर पर मिल रहा था। इसलिए मनीषा ने अपने परिवार की मेहनत की एक एक पाई कुंदन के परिवार से वापस देने को कही और मनीषा का साथ उसका पूरा परिवार भी देता है, क्योंकि अब वो भी बेटी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहते थे जहां उस पर जुल्मों सितम ढाया गया है। इसलिए परिवार भी अब कुंदन की फैमिली के सामने यही कंडीशन रखता है
कि जब तक हमारा सामान वापस नहीं मिलेगा तब तक मनीषा तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं करेगी। ये सब सुनकर कुंदन का परिवार बहुत गुस्सा होता है और दोनों परिवारों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जिससे मनीषा जहनी तौर पर काफी डिस्टर्ब हो जाती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में धंसने लगती है, क्योंकि एक तो उसे कहीं ना कहीं शादी टूटने का डर था और दूसरा वो खुद को अब परिवार पर बोझ समझ रही थी। यही सब सोच सोचकर मनीषा अब परेशान रहने लगती है। इस बहसबाजी के महज 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई 2025 को मनीषा अपनी जान देकर सब चीजों से अपने आप को आजाद कर देती है। परिवार ने बताया कि 15 जुलाई की देर रात तक सब कुछ ठीक था। मनीषा भी सबके साथ बोलचाल रही थी, लेकिन जब सब सो गए तो मनीषा ने एक विषैला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। अगली सुबह जब मनीषा के परिवार वालों की आंख खुली तो मनीषा चारपाई पर बेजान पड़ी थी। बेटी की यह हालत देखकर पूरे घर में हंगामा मच गया। मनीषा को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनीषा की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। बेटी की मौत का कसूरवार उसका ससुराल ही था, इसलिए परिवार ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस ने भी जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दी। मनीषा की बॉडी को जिसने भी देखा उसका कलेजा पसीज गया, क्योंकि भले ही मनीषा हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अब भी उसके आरोपियों के खिलाफ गवाही दे रहा था। जी हाँ, जान देने से पहले मनीषा ने अपने हाथ पैरों पर अपने साथ घटी पूरी घटना लिख दी थी, जिसमें उसका दर्द, उसकी तकलीफ, ससुरालियों का अत्याचार सब कुछ शामिल था। मनीषा ने अपने हाथ पर लिखा था कि मेरा पति कुंदन मुझे धमकी देता था कि अगर तूने इस बर्ताव के बारे में, यानी जो मारपीट बुरा बर्ताव वो मनीषा के साथ करता था, अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मनीषा की जान ले लेगा। इसके अलावा मनीषा ने अपने हाथ पर यह भी लिखा था कि मेरा जो पति है और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझे भूखा प्यासा बंद कमरे में तड़पने के लिए छोड़ देते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे। हाथ के अलावा मनीषा ने अपने पैर पर भी अपना दर्द लिखकर जाहिर किया और कहा कि जो मैंने अपनी जान ली है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा पति कुंदन, सास ससुर और दोनों देवर हैं। साथ ही ये भी बताया कि मेरे ससुराल वाले भी मेरे मायके में आए थे और उन्होंने मेरे माता पिता और छोटे भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे परिवार में सबको मार देंगे। इस पूरी कहानी को जिस तरह से मनीषा ने अपने हाथ पैरों पर लिखकर लोगों को बताया था, उसे पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गई और साथ ही मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए ये एक अहम सबूत की तरह भी साबित हुई। पुलिस ने जब मनीषा के हाथ पैरों पर उसका दर्द देखा तो तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुला लिया और फॉरेंसिक टीम भी रठौड़ा पहुंच गए, जहां टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जहां पर घटना घटी थी उस लोकेशन से कुछ जरूरी सबूत भी इकट्ठे कर लिए। मनीषा की बॉडी पर उसने जो कुछ भी खुद लिखा था उसकी वीडियोग्राफी भी की गई और साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ हुई। इसके बाद जब परिवार से इन्वेस्टिगेशन हुई तो तेजवीर सिंह ने बताया कि वो एमसीडी में नौकरी करते हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग गाजियाबाद में चल रही है, इसलिए जब मनीषा ने अपनी जान ली उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे क्योंकि वो ड्यूटी के सिलसिले में गाजियाबाद में थे। लेकिन जब उनकी पत्नी सुनीता ने उन्हें फोन पर बेटी की हालत के बारे में बताया तो वो तुरंत ही राठौड़ा के लिए रवाना हो गए। इस बीच मनीषा की वीडियो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें मनीषा ने नम आंखों और दर्द भरी आवाज में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कहा है कि मेरे परिवार ने ससुरालियों को बाइक से लेकर फर्नीचर सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी वो कार की मांग कर रहे हैं और कार और कैश ना देने के कारण वो मुझे रोज मारते पीटते हैं और एक बार तो मुझे बिजली का करंट देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। आगे मनीषा ने कहा कि अगर भविष्य में किसी कारणवश मेरी जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार मेरा पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। ये बात मैं पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। और मुझे मारने की कोशिश की जा रही है शायद, पर जो मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। इस पूरे बयान ने और मनीषा ने जो कुछ भी अपने हाथ पे लिखा था, इस सब को देखते हुए, मनीषा की फैमिली की हालत को समझते हुए पुलिस ने इस केस को बहुत ही गंभीरता से लिया और जल्द ही मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए उसके ससुरालियों को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि इस मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मनीषा के ससुर किशन कुमार और सास राजेश देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उन्हें अदालत में भी पेश किया जा चुका है।
जबकि जो मनीषा का पति कुंदन और 2 देवर हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या मनीषा के कैदियों को पकड़कर दहेज प्रथा को खत्म किया जा सकता है? हर दिन अनेकों महिलाएं जो दहेज के चलते प्रताड़ित होती हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। क्या दहेज लोभियों के इस लालच को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि आज दहेज सिर्फ एक नाम या बेटी की जरूरत का सामान नहीं, बल्कि लालच की वो तिजोरी बन गई है जिसमें से ये समय दर समय पैसे निकालते रहते हैं। और जो बेटी अपने घर से कुछ नहीं ला पाती, इनकी डिमांड पूरी नहीं करती, उन्हें न सिर्फ फिजिकली टॉर्चर करते हैं बल्कि उसे मानसिक तौर पर भी तोड़ देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में साल 2014 में दहेज के कारण बेटियों को मारने के करीब 8,455 मामले सामने आए, जबकि 2015 में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। आप बताइए, ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।